तो डॉक्टर साहब क्यों बनने का सोचा डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलाइजेशन ये क्यों ली? इसके पीछे भी कोई कहानी है? तो फेशियल पिगमेंटेशन के बारे में हर एक आदमी ये कोशिश करता है कि पिगमेंटेशन ना हो। यह अधिकतर प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से फेस पे पिगमेंटेशन आ जाता है। क्या ये ठीक हो सकता है? तो उसको 4 घंटे के बाद हमने 1 बजे 2 बजे दोबारा लगाना चाहिए। यदि स्टेरॉयड क्रीम को पेशेंट लंबे समय यूज़ करता है तो उसके चेहरे पर बहुत ही बुरे असर होते हैं। चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। चेहरे पर उस क्रीम को लगाने की आदत पड़ जाती है। आमतौर पर ऐसी क्रीम्स के अंदर 2 साल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे एक मोमेटासोन, एक हाइड्रोकोर्टिसोन। लेज़र से भी कुछ लोग लेज़र भी करवाते हैं। क्या लेज़र का कुछ फ़ायदा होता है? लेज़र करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्या कोई होम रेमेडी है जिसको यूज़ करने से पिगमेंटेशन कुछ हल्की हो जाए या दूर हो जाए डॉक्टर साहब? या कुछ ऐसे फूड हैं जो एलर्जीज़ भी हो सकते हैं ये? जो पहाड़ी गाय है उसका घी लगाने से जल्दी ठीक हो जाती है। वो किसी क्वालिफाइड आदमी ने डाली है या किसी लेमैन ने डाल दिया है या किसी 10वीं पास ने डाल दिया, या जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे है वो किसी क्वालिफाइड व्यक्ति ने डाली है, कोई डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है या नहीं है, उसने डाली है। लेकिन अक्सर ना जैसे किसी को इस तरह के मस्से हो जाते हैं और वो कभी नाई के पास जाते हैं तो वहाँ वो एक प्रोसीजर कहते हैं घोड़े का बाल बांध देते हैं या कई बार उसको ब्लेड से काट देते हैं वो अपने आप की। फिर कुछ लोग चूना यूज करते हैं। कितना सेफ है? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपको 35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और आप सरकारी संस्थान यानी कि हरियाणा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीजीआईएमएस रोहतक में भी रहे। आपकी एमबीबीएस भी वहीं से है। फिर आपने वहाँ पर रजिस्ट्रार के रूप में भी रहे। फिर आप आईएमए के प्रेसिडेंट भी रहे और जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब क्यों बनने का सोचा डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलाइजेशन ये क्यों ली? इसके पीछे भी कोई कहानी है? नहीं, ऐसा कोई विशेष कहानी नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जब एमबीबीएस के बाद एमडी में एडमिशन होता है तब वहाँ पर जो हमारी मेरिट वैल्यू होती है, मेरिट के हिसाब से जो उस समय ब्रांच मिल जाती है, उसी ब्रांच को हम अपना लेते हैं। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि मैंने स्किन स्पेशलिस्ट ही बनना है। तो जब हम एक विषय में हमने कदम रख लिए तो उसमें हम काम करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट सबसे ही डेवलप हो जाता है और उसमें धीरे धीरे करके उसमें निपुण हो जाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जो स्किन है हमारी बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जी। क्योंकि आंखों से तो यही दिखता है और स्किन को साफ सुथरा चमकदार बनाने के लिए कितना बड़ा बिजनेस है दुनिया में। यस। तो आप क्या सजेस्ट करते हो? क्या हर कोई खूबसूरत दिख सकता है? हाँ, इसमें जैसे फेस पर जो पब्लिक में पिगमेंटेशन को लेकर के काफ़ी कंसर्न होता है। तो फेशियल पिगमेंटेशन के बारे में हर एक आदमी ये कोशिश करता है कि पिगमेंटेशन ना हो और हो जाए तो उसको अच्छे से ठीक किया जाए। तो फेशियल पिगमेंटेशन काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है और इसका मुख्य कारण होता है मिलाज़्मा। मिलाज़्मा एक ऐसी तकलीफ़ होती है जिसमें कि जेनेटिक और हार्मोनल और कुछ यूवी रेज एक्सपोज़र का कंबाइंड इफ़ेक्ट होता है, जिसके अंदर जो हमारी बॉडी में सन एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे फोरहेड है, चिक्स, अपर लिप, चिन। यह अधिकतर प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है और जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल करती हैं उनमें भी देखने को ज़्यादा मिलता है। वैसे तो ये पुरुषों में भी कई बार हो जाता है, तो इसका कोई अलग से कोई विशेष कारण नहीं होता। और फेशियल पिगमेंटेशन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं
जिनका पेशेंट किसी और अन्य बीमारी के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं और एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स हैं, क्लोरोक्विन है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से फेस पे पिगमेंटेशन आ जाता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट हेयर डाई यूज़ करता है, हेयर डाई की वजह से भी कई बार फेशियल पिगमेंटेशन हो जाती है। और कई बार पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर, और उसका दोनों चीक्स काफ़ी डार्क कलर हो जाते हैं, वो बड़े गंदे लगते हैं। बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यू कैन से ओबेसिटी, जो अत्यधिक वेट होता है उसकी वजह से ये फेशियल पिगमेंटेशन हो जाता है। डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन का आपने शुरुआत की, पिगमेंटेशन के बारे में इतना कंसर्न है खास करके महिलाओं में, हालांकि आपने मेंशन किया कि पुरुषों में भी हो सकता है यस, और महिलाओं में खास करके चर्चा का विषय रहता है, पोस्ट प्रेगनेंसी आपने कहा हो जाता है। तो ये कहाँ कहाँ हो, जैसे आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, माथे पे हो जाता है, गालों पे हो जाता है, क्या ये ठीक हो सकता है? यस, इसमें काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे जो पिगमेंटेशन का जो इलाज का मुख्य आधार ये होता है कि हमने अपने चेहरे को धूप से बचाना है। धूप से बचाने के लिए हम छाता इस्तेमाल करें, और सनस्क्रीनिंग लोशंस एंड क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। इनका इफ़ेक्ट जो है वो 4 घंटे के लिए रहता है, तो 4 घंटे के बाद हमें दोबारा रिपीट करना चाहिए। सपोज करो सुबह 9 बजे लगाया सनस्क्रीन, तो उसको 4 घंटे के बाद हमने 1 बजे 2 बजे दोबारा लगाना चाहिए। और सनस्क्रीनिंग लोशन रेगुलर यूज़ करना चाहिए ताकि पिगमेंटेशन जो हो गया है वो कम हो जाए और बढ़े ना। इसके अलावा कुछ क्रीम्स भी अवेलेबल होती हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्विनोन और कोजिक एसिड होता है। इनके इस्तेमाल करने से पिगमेंटेशन काफ़ी हल्का हो जाता है। जो मुख्य बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पिगमेंटेशन की जो क्रीम्स आती हैं, कई बार उनके अंदर स्टेरॉइड की मिलावट होती है जो बड़ी गलत होती है। पेशेंट ऐसी क्रीम्स लगाता है तो उसको अच्छा फील होता है, शुरू में 1 हफ्ता 10 दिन उसको अच्छा फील होगा, उसको सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा, वो उसको लगता है कि ये क्रीम बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि स्टेरॉइड क्रीम को पेशेंट लंबे समय यूज़ करता है तो उसके चेहरे पर बहुत ही बुरे असर होते हैं, चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, चेहरे पर उस क्रीम को लगाने की आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ने के साथ साथ चेहरे पर बाल उगाते हैं, दाने निकल आते हैं, खुजली होती है, इवन पेशेंट की उम्र ज़्यादा दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये जो स्टेरॉइड जिस क्रीम के अंदर है वो कभी भी नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मैं बार बार कहूँगा, उससे चेहरा ठीक होने की बजाय बड़ा बदसूरत हो जाता है। डॉक्टर साहब, पता कैसे लगे कि इसमें स्टेरॉइड, आम आदमी को तो पता नहीं होता, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि इसमें स्टेरॉइड है या ये क्रीम या जो भी है वो ठीक है? आमतौर पर ऐसी क्रीम्स के अंदर 2 साल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे एक मोमेटासोन, एक हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ये जो कॉमन साल्ट हैं जो कि ऐसी क्रीम्स में मिलते हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए, ये दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो क्रीम्स हैं, हमारा पेशेंट कई बार केमिस्ट से ले लेता है डायरेक्ट विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर। तो केमिस्ट को भी आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, उसको तो अपना प्रोडक्ट बेचने से होता है। इस प्रकार से वो पेशेंट डॉक्टर को बाईपास करके और केमिस्ट से लेता रहता है, वो फिर बड़े दिक्कत में आ जाता है। हमारे लिए ऐसी क्रीम को छुड़वाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेजर से भी कुछ लोग लेजर भी करवाते हैं, क्या लेजर का कुछ फायदा होता है? लेजर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि जो पेशेंट होता है वो इमोशनली कैशेबल होता है, और एडवर्टाइजमेंट आप भी देखते रहते होंगे कि भाई झाइयों को दूर करें, एक लेजर ट्रीटमेंट सिटिंग लेनी पड़ेगी, कई तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन
घुमा फिरा के बैक टू स्क्वायर वन। आपका क्या एक्सपर्ट रहा है इसके ऊपर? देखिए, पिगमेंटेशन को इलाज के लिए मुख्य तौर पर मेनली 3 चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, मैं क्रीम्स, दूसरा इलाज होता है पीलिंग एक्शन, पीलिंग एजेंट्स, नंबर 3 जो आप कह रहे थे लेजर्स के बारे में। इन तीनों का आप पूछेंगे सबसे बढ़िया कौन सा है, तो कहना मुश्किल होता है। जैसे पेशेंट सोचता है कि मैं लेज़र करा लूँगा, इतना महंगा ट्रीटमेंट है उसके, और महंगा ट्रीटमेंट है तो ये मेरे पिगमेंटेशन को स्थायी रूप से बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो ऐसा उम्मीद रखना, ऐसा सोचना, ये गलत है। जो तीनों तरीके मैंने जैसे अभी नाम ले रहा था, तीनों तरीकों में हर एक तरीके को पेशेंट को बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे हम मान लिया क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रीम भी अच्छा रिजल्ट दे देगी, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें लेज़र से ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, नो। इस प्रकार हम पीलिंग एजेंट्स हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। लेज़र्स जो है बेसिकली जो गाढ़ा पिगमेंटेशन है, या जो पिगमेंटेशन जो अंदर की लेयर्स के अंदर स्किन में पिगमेंटेशन है, डीप पिगमेंटेशन यू कैन से, उसमें थोड़ा लाभदायक है। बाकी उसमें भी बार बार शीटिंग लेनी पड़ती है, रिकरेंस हो जाता है, तो स्थायी रूप से तो उसमें भी ख़त्म नहीं होता। क्या कोई होम रेमेडी है जिसको यूज करने से पिगमेंटेशन कुछ हल्की हो जाए या दूर हो जाए डॉक्टर साहब? या कुछ ऐसे फूड हैं जो एलर्जीज भी हो सकते हैं ये? देखिए, होम रेमेडीज़ में जैसे हमारे घरों में बच्चे कई बार दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं, या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, या टमाटो पेस्ट है, पपाया है, कुकुम्बर है, एलोवेरा है, विनेगर है, लेमन जूस है, इनका इस्तेमाल लाभकारी होता है। ये होम रेमेडीज़ आसानी से मिल जाती है और इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपने पूछा डाइट के बारे में। जो डाइट है वो दैट शुड बी रिच इन विटामिन सी, एंटोक्सिड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब विटामिन सी की बात करें तो हम सभी को पता ही है, जैसे नींबू संतरा है, मौसमी है, इनके अंदर विटामिन सी होता है। अब हम एंटोक्सिड की बात करें तो ये मिलता है स्ट्रॉबेरी में, ब्लूबेरी में, नट्स के अंदर, तो इनके अंदर एंटोक्सिड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करना लाभकारी होता है। ओमेगा 3 एसिड्स ये फैटी फिश के अंदर होता है, जैसे साल्मन फिश है या चिया सीड्स हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है। पंपकिन सीड्स हैं, इनका भी इस्तेमाल लाभकारी होता है। अनार का इस्तेमाल भी अच्छा लाभकारी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर कुछ लोग ऐसे कहते हैं गाय का घी लगाने से, जो पहाड़ी गाय है उसका घी लगाने से जल्दी ठीक हो जाती है, पहले लंबे समय तक लगाना पड़ेगा 2-3 महीने। इस तरह के यूट्यूब चैनल पर भरे पड़े हैं इस तरह के नुस्खे, और उसमें कुछ टेस्टिमनी भी महिलाएं देती हैं कि जी मैंने ये गाय का घी इतने 3 महीने यूज़ किया, मेरी पिगमेंटेशन ख़त्म हो गई। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। घी लगाने से, गाय का घी हो चाहे जो मर्जी हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मिथ्स हैं। और आप ये यूट्यूब की बात कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन को जांचने के लिए सबसे पहले ये देखें कि यूट्यूब पे जो वीडियो है वो किसने डाली हुई है। वो किसी क्वालिफाइड आदमी ने डाली है, या किसी लेमैन ने डाल दिया है, या किसी 10वीं पास ने डाल दिया, या जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे है वो किसी क्वालिफाइड व्यक्ति ने डाली है, कोई डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है या नहीं है, उसने डाली है। उसको ऐसे आंख मीच के फॉलो कभी भी नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे अच्छी अच्छी बड़ी इन्फॉर्मेशन है हर एक चीज़ के बारे में, कुछ ऐसी हैं जो फॉलो नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए उसको फॉलो करने से पहले आप उसको पहले देखिए यूट्यूब पे किसने इन्फॉर्मेशन डाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो पिगमेंटेशन है नई बीमारी जो पिछले 30-35 साल में आई, या जो हमारी दादी थी, नानी थी, उस समय भी होता था ये?
पिगमेंटेशन तो पहले भी था, ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ा बहुत एक तो लोग कॉन्शियस हो गए शायद। हाँ, थोड़ा सा लुक से कॉन्शियस हो गए हैं। पिगमेंटेशन पहले भी था, ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं था, कोई नई बात नहीं है ये। तो सर्जरी भी क्या पॉसिबल है? सर्जरी करवाई जा सकती है कि शरीर के किसी और हिस्से की स्किन जो है चेहरे पे, ऐसा कुछ भी लोग करवाते हैं जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होते हैं कुछ तो, क्योंकि मेंटेन तो उनको भी करना पड़ता है, पिगमेंटेशन तो उनमें भी आ सकती है। No, surgery is not possible for any kind of facial pigmentation. जब फेस पर झुर्रियाँ वगैरह होती हैं उनके लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, उससे झुर्रियाँ कम दिखाई देती हैं। दैट टू ओनली इफेक्टिव ओनली फॉर 6 months ओनली। दैट इज फॉर झुर्रियाँ, नॉट फॉर पिगमेंटेशन। रिंकल्स अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए नहीं है। नो फॉर अच्छा पिगमेंटेशन। डॉक्टर साहब, 35 साल से आप प्रैक्टिस में हैं, तो आपके पास सबसे कॉमन स्किन एलिमेंट्स रोहतक या आसपास जहाँ से भी पेशेंट आते हैं, कौन सी लेके आते हैं? आजकल ये फंगस की बीमारी काफ़ी हमारे को परेशान कर रही है, सही पूछो तो। उसके अंदर पेशेंट फंगस के दांत बन जाते हैं जांघों में, वो हल्के लाल रंग के अत्यधिक खुजली वाले गोल गोल बड़े बड़े चकते से बन जाते हैं जांघों के अंदर। और जैसे ही वो स्टार्ट होते हैं तो पेशेंट यूजुअली कोशिश ये करता है कि केमिस्ट से ट्यूब ले लेते हैं, ट्यूब को उसको लगाते रहते हैं। तो ऐसी ट्यूबों में ना जो केमिस्ट प्रोवाइड करते हैं स्टीरॉयड की मिलावट होती है, और स्टीरॉयड की ट्यूब जैसे ही पेशेंट लगाता है उसको 2 दिन के लिए 3 दिन में खुजली काफ़ी कम हो जाती है। और उसके बाद उस स्टीरॉयड का जो दाग है उसका चारों तरफ से साइज बढ़ जाता है, उसका डायमीटर बढ़ जाता है, और फिर पेशेंट उसी ट्यूब को दोबारा लगाता है तो दोबारा खुजली में आराम आ जाता है, खुजली में रिलीफ आ जाता है, और फिर साइज़ बढ़ जाएगा। यूँ करते करते उसका साइज़ पहले से 2-3 हफ्ते में डबल साइज़ हो जाएगा और खुजली बढ़ती जाएगी। तब वो स्किन स्पेशलिस्ट को तलाशता है। स्टार्टिंग होती है छोटे दाद से, जब वो स्टीरॉयड क्रीम लगा देगा तो उससे साइज़ बढ़ता जाएगा। तो ये एक बहुत ही यू कैन से 90% पेशेंट इस बात की मिस्टेक करते हैं, स्टीरॉयड लगा के आते हैं और उससे फिर फंगस बढ़ जाती है, और इवन बढ़ने के साथ साथ वहाँ की जो चमड़ी है वो पतली पड़ जाएगी, कागज़ कैसी हो जाएगी, फट जाएगी। और इवन कई बार तो दवाइयाँ भी असर नहीं करती, और दवाइयाँ भी असर नहीं करती, फिर हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण क्या डॉक्टर साहब, ये फंगस क्यों होता है? इसके कारण भी होंगे। फंगस का विशेष कारण एक कीटाणु होता है जिसको फंगस कहते हैं, फफूंदी भी कह देते हैं। वो किसी भी कारण से एक बार चमड़ी पर पहुंच जाता है तो ये ऐसा फंगस गीलेपन से ज़्यादा फैलता है, पसीने से ज़्यादा फैलता है, या पेशेंट को मान लिया शुगर की तकलीफ़ है उसमें भी ज़्यादा जल्दी से पनपेगा, या पेशेंट को कैंसर है, या उसकी शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम है, उससे भी फंगस ज़्यादा फैलेगा। तो इस प्रकार फंगस फैलता जाएगा। कई बार स्टीरॉयड क्रीम लगाने से भी फैल जाता है, जैसे अभी बात कर रहा था मैं। ये है कारण। तो जो जांग लग जाती है, क्या वो भी फंगस का हिस्सा है? कई बार टाइट पैंट पहनने से या गीला रहने से क्या वो फंगस की शुरुआत होती है? हाँ, ये टाइट कपड़े पहनने से उसका पसीना नहीं सूखेगा, गीला ज़्यादा रहेगा, उससे भी फंगस ज़्यादा पनपता है। तो क्या जो हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है इस सब में? हाइजीन का भी विशेष रोल है इसके अंदर। रूटीन में मैं ये सलाह दूंगा कि एक स्वस्थ आदमी है उसके लिए रोज़ाना साबुन से नहाए धोए, जांघों में साबुन से अपना वॉश करे, उसके बाद ड्राई तौलिए से उसको सुखाएं, फिर उसके बाद पंखे के नीचे लेट करके उसको ड्राई करें।
तो वॉश करना भी ज़रूरी है, ड्राई रखना भी ज़रूरी है, तो फिर फंगस के चांसेस नहीं रहेंगे। और फिर भी यदि खुजली होती है तो उसको स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास तो मेल फीमेल्स दोनों आते हैं, फंगस को भी लेकर के आते हैं, तो क्या को हेजिटेट करते हैं वो क्योंकि डॉक्टर से दिखा रहे हैं? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। पेशेंट हैव फुल फेथ इन अस, उनमें पूरा विश्वास है। और हम जब नीचे प्राइवेट पार्ट्स को देखना पड़ता है तो हम एक महिला असिस्टेंट को साथ में रखते हैं, उनको उनकी प्रेजेंस में उनको हम चेकअप करते हैं। और पेशेंट को खुजली इतनी ज़्यादा होती है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो वो कभी भी हमारे को इनकार नहीं करते दिखाने के लिए। इलाज क्या है डॉक्टर साहब फंगस का? फंगस के इलाज में एक खाने की गोलियां आती हैं, वो हमें 2-3 महीने तक खिलानी पड़ती हैं। खुजली के साथ में खुजली की गोली देनी होती है। और फंगस को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, तो उनका इस्तेमाल हम करते हैं। 3-4 महीने तक इलाज चलता है और पेशेंट काफ़ी ठीक हो जाता है। क्या कोई इंजेक्शन भी है डॉक्टर साहब इसका? नहीं, फंगस में ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, इसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, न ही होता है। क्या साबुन का कोई साबुन भी स्पेशल साबुन आता है जो जिससे फंगस ना लगे, नहीं, चीजें नहीं, ध्यान रखें? ऐसा कोई विशेष साबुन का कोई फ़ायदा नहीं होता। नॉर्मल साबुन जो नहाने में इस्तेमाल होता है, वही रूटीन में वही इस्तेमाल काफ़ी रहता है। अच्छा, पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है फंगस का, उसको वो बंद कब करे उसको ट्रीटमेंट को लेना, दवाइयों को लेना? यस, ये काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। तो जैसे हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और पेशेंट को 2-3 हफ्ते में उसको अच्छा रिलीफ आ जाता है, और पेशेंट ऑब्जर्व करता है कि उसका दाँत भी काफ़ी हल्का हो गया है, खुजली भी काफ़ी हल्की हो गई है, तो ऐसी पोजीशन के ऊपर उसको दवाई नहीं बंद करनी चाहिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पर बंद करने से उसकी फंगस दोबारा से ग्रो करने का, रिकरेंस होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। क्योंकि ये हमारी साइंस ये कहती है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके महीना 2 महीना और एक्स्ट्रा दवाई हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी अवस्था में फंगस जो है स्किन की परत में रह जाता है और वो दिखाई नहीं देता और न उससे खुजली होती है। लेकिन जैसे ही हम दवाई छोड़ेंगे तो स्किन की परत के अंदर जो फंगस रह गया है वो दोबारा से रीग्रो कर जाएगा, और दोबारा रीग्रो करने की वजह से उसको दोबारा से तकलीफ होगी, और जो पीछे जो इलाज लिया गया महीने का, 1.5 महीने का, वो सारा इलाज व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी दवाई बंद करनी है तो डॉक्टर की सलाह पर, स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह पर ही हमें दवाई बंद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पूरे ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाता है? लगभग 3-4 महीने लग जाते हैं। 3-4 महीने के अंदर हाँ, जो है वो इसका क्या ये इसका रिकरेंस फिर भी हो सकता है? यस, 100% तो हम नहीं कह सकते कि रिकरेंस नहीं होगा, बट काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे आप यूँ कैन से कि 5-7% पेशेंट में ही दोबारा होगा, अदरवाइज 95% पेशेंट्स में ये पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद नहीं होता। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में स्किन की जो सबसे कॉमन बीमारी है वो कौन सी है, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो करते हैं, फेस करते हैं, या रीजन वाइज, जैसे इंडिया में या हरियाणा में कौन सी ऐसी कॉमन वो है? कॉमन तो जैसे एक तो अर्टिकेरिया है, एक स्कैबीज है। स्कैबीज एक छूत की बीमारी है जो कि पेशेंट को गुप्तांग पर खुजली होती है, उंगलियों में खुजली होती है अत्यधिक, जैसे जहाँ पर बेड शेयरिंग होती है, या जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में एक रूम के अंदर कई बार हॉस्टल में 20-20 बच्चे होते हैं, तो उन एक बच्चे को खुजली हो जाएगी तो दूसरे बच्चों को हो जाएगी। या फिर स्कैबीज होती है जेल में, जो इनमेट्स होते हैं वहाँ पर हाइजीनिक की तो नाम ही चीज़ नहीं होती। वहाँ पर एक
तकरीबन सभी इनमेट्स को स्कैबीज होती है। स्कैबीज क्या होती है वैसे? ये जो आपने बताया, जो इस तरह के दाने हो जाते हैं। हाँ, स्कैबीज में एक गुप्तांग पे खुजली होती है और उंगलियों के बीच में खुजली होती है और रात को ज़्यादा होती है। और खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट रात को सो नहीं पाता। और छूत की बीमारी वैसे है, जैसे मान लिया हस्बैंड को बीमारी है तो उसकी वाइफ को हो जाएगी, मान लिया बच्चे को बीमारी है तो पेरेंट्स को हो जाएगी। छूत की बीमारी है जी। और कौन सी जो हमारे हरियाणा के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, ऐसी कोई स्किन की डिजीज़ जो आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नोटिस किया हो कि हमारे लोगों में ये ज़्यादा देखी जाती है? कोई स्किन की ऐसी कोई डिजीज़ जो बहुत कॉमन है, जो लोगों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ अवेयरनेस और कुछ टिप्स मिल जाएं, हेल्थ टिप्स? बाकी मैं अभी बात कर रहा था, अर्टिकेरिया भी काफ़ी कॉमन होता है। ऐसा कोई बात, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ये बीमारी कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है। सोराइसिस है, वो भी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। मेन बात यह होती है कि जैसे सोराइसिस की बीमारी की हम बात करें तो उसके बारे में पेशेंट सोचता है कि बस मेरा इलाज ऐसा हो जाए कि सोराइसिस की बीमारी की जड़ कट जाए। अब सोराइसिस की बीमारी जड़ से नहीं कटती, हम उसमें पेशेंट्स को राहत दे देते हैं, उसको काफ़ी रिलीफ दे देते हैं। जिस जैसी बीमारी हो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका इलाज दे करके उसको 50% 70% रिलीफ दे देते हैं। लेकिन पेशेंट कहता है नहीं, ये मेरी जड़ कैसे जाए, वो जड़ के पीछे पड़ा रहता है, उसको समझ नहीं है। जी, वैसे तो ठीक है, भी हर एक आदमी चाहता है भी मेरी बीमारी की जड़ कट जाए, बट उसको ये समझना चाहिए कि आपको एक बीमारी नेचुरल लग गई है, उसका जड़ नहीं कट रही, तो उसका इतना इलाज तो हो जाए कि वो काम चल जाए उसका। डॉक्टर साहब, कॉमनली लोग चिंतित हो जाते हैं स्किन टैग्स और वार्ट, क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग हैं? और इनमें से कौन से के बारे में चिंता करनी चाहिए? देखिए, स्किन टैग का मतलब होता है जस्ट स्किन की एक जगह से थिकनिंग सी हो गई है, उसको हम स्किन टैग बोलते हैं। एंड जो वार्ट होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ वायरस, ये फ़र्क होता है दोनों में। जो वार्ट होते हैं उनकी संख्या बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं, दे आर इन्फेक्टिव। और जो स्किन टैग होते हैं वे अधिकतर गर्दन पे देखने को मिलते हैं या फिर हमारी काख में बगल में देखने को मिलते हैं। इनको हम स्किन टैग्स कहते हैं। ये अधिकतर ऐसे पेशेंट में देखने को मिलते हैं जिनको शुगर की बीमारी है या फिर जिनका वेट ज़्यादा है। जी। ये उनको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं उसका एक साइन होता है ये। और वार्ट्स तो इन्फेक्टिव प्रोसेस है, वो मस्से हैं, लग गए हैं वो। क्या उनको हटवाना चाहिए? हाँ, वो जो वार्ट्स होते हैं उनको हमें इलाज लेना चाहिए। उनको हम काट देते हैं, सुन करके काट देते हैं। लेकिन अक्सर ना, जैसे किसी को इस तरह के मस्से हो जाते हैं और वो कभी नाई के पास जाते हैं तो वहाँ वो एक प्रोसीजर कहते हैं घोड़े का बाल बांध देते हैं, या कई बार उसको ब्लेड से काट देते हैं वो अपने आप की। फिर कुछ लोग चूना यूज करते हैं, कितना सेफ है? वो तो बहुत गलत है ना, वो तो अनसाइंटिफिक मेथड है, क्रूड मेथड है। इफ जैसे स्किन टैग के ऊपर चूना लगा दिया तो चूना लगाने से वो वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, चमड़ी खराब हो जाएगी और उसके स्कारिंग बहुत ही गंदी स्कारिंग बनेगी और वहाँ की चमड़ी बाद में मोटी हो जाती है और फिर उसको बाद में ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। उसके अपोजिट यदि हम साइंटिफिक तरीके से उसको इलाज लें तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले सुन करते हैं और उसको जितना मात्रा में उसको काटना चाहिए हम उसको प्रिसाइजली ध्यान करके और उसको हम काट देते हैं और उसको ब्लीडिंग भी नहीं होने देते और नाइसली हील हो जाता है, स्कार भी नहीं बनता। क्या रीग्रो कर सकता है उसके बावजूद भी? स्किन टैग जहाँ से हमने निकाल दिया वो रीग्रो नहीं करता। वार्ट भी उसके चांसेस हैं
कि 90% या 95% चांस है कि रीग्रो नहीं करेगा। लेकिन यदि उसको वार्ड को काटते समय छोटा सा भी टुकड़ा रह गया तो वो तो वायरस है, वायरस रह जाएगा तो रीग्रो करेगा। क्या वो फैल भी सकता है बेड शेयरिंग करने से? दूसरे को फैल सकता है वार्ट? वार्ड बेड शेयरिंग से तो इतना जल्दी नहीं फैलता, लेकिन पेशेंट की हैबिट होती है अपने हाथ से उसको बार बार छेड़ना, नाखून से छेड़ना, उंगलियों से छेड़ना, तो वो उंगलियों में हो जाते हैं, इस तरह से फैल जाता है, वो इन्फेक्टिव प्रोसेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाओं में कौन सी कॉमनली स्किन की डिजीज होती है जिसके बारे में अवेयरनेस हम दे सकते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से? और कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी हिदायतें हैं जो आप देना चाहेंगे? इसमें महिलाओं की दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट एक्ने लीजन्स, जैसे मुहासे हो जाते हैं, तो मुहासे महिलाओं को भी हो सकते हैं, जेंट्स को भी, एडोलिसेंट्स को भी। ये 14 से 24 साल की एज पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और चेहरे के अलावा ये पीठ में भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनका इलाज हम ये कहेंगे कि जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम लेंगे तो उससे स्कारिंग नहीं होती। यदि हम इलाज लेने में देरी करते हैं तो बाद में फिर स्कार बन जाते हैं, तो स्कार्स जो रह जाते हैं उनका इलाज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जल्दी इलाज लें ताकि स्कार कम से कम बने। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो इन चीज़ों से कभी आप भी किसी उससे गुजरे हैं, कोई पर्सनल इसको आपको स्किन की कोई ऐसी डिजीज़ हुई हो? क्योंकि डॉक्टर हैं लेकिन इन्फेक्शन है, ये तो किसी को भी हो सकता है। कोई आपकी पर्सनल ऐसी कभी पुरानी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहें, जिससे लोगों को डरे ना कि ये तो किसी को भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कभी फेस नहीं किया हमने। तो फॉर्चुनेटली हाँ, लेकिन एक हो किसी भी हो सकता है स्किन किसी को भी हो सकती है स्किन डिजीज, इसमें क्या है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे इंजीनियर है, चाहे टीचर है, उसमें क्या कोई ऐसी बात नहीं है। आप वो कौन सी कह रहे थे, वो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं सवाल। हर्पी जोस्टर। डॉक्टर साहब, हैप्पी जोस्टर ये क्या होता है? हर्पी जोस्टर एक वायरल डिजीज है। इसमें जो वायरस होता है वो जो हमारा चाइल्डहुड होता है उसके अंदर हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, और उससे आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा। तो चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है उसको हम फर्स्ट स्टेज मानते हैं, और चिकन पॉक्स की बीमारी हफ्ते में 10 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है और बिकम्स ओके। बट चिकन पॉक्स के जो कीटाणु हैं, वायरस है, वो हमारी बॉडी में रह जाता है, वो डोरमेंट रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, और 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50 साल तक वो डोरमेंट रहता है। लेकिन आफ्टर सच ए पीरियड वो जो डोरमेंट वायरस है दोबारा से एक्टिव हो जाता है, और दोबारा से एक्टिव होने के बाद ये जो हर्पी जोस्टर की अब आप बात कह रहे थे आप, ये इस रूप में वो एक्टिव हो जाता है, पेशेंट को हर्पी जोस्टर हो जाती है। तो कितना पेनफुल है ये? हर्पी जोस्टर की 2-3 मुख्य पहचान होती हैं। नंबर 1, ये पेशेंट को काफ़ी पेन करता है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2, ये बॉडी के एक हिस्से में होती है, आइदर लेफ्ट आइदर राइट। सपोज करो कमर में हो गई तो कमर के लेफ्ट वाले हिस्से में होगी तो राइट में नहीं होगी, राइट में होगी तो लेफ्ट में नहीं होगी। फेस पे भी ऐसे ही है, फेस पे लेफ्ट वाले हिस्से में है तो लेफ्ट में, नहीं तो राइट में, एक तरफ होगी, दोनों तरफ आमतौर पर नहीं होती। एंड तीसरी बात होती है कि जब ये होती है ना तो इसमें पानी वाले छोटे छोटे दाने गुच्छे के आकार में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। 3 मुख्य पहचान होती है, इससे हम पहचान लेते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि इलाज जल्दी लेना चाहिए। जो पेशेंट 50 से ऊपर है और जिसको हर्पी जोस्टर हो गई है तो उसको 48 घंटे के अंदर हम एक एंटीवायरल ड्रग है वो देना चाहेंगे, और ताकि उसको
बीमारी ठीक होने के बाद दर्द ना रहे या रहे तो कम रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोग इलाज करवाने के लिए देरी में आते हैं और गांव में इसको कह देते हैं कि भाई तुम मुर्दे के डी लगा लो, तुम झाड़ा लगवा लो। तो उस चक्कर में पेशेंट 4-5 दिन उसके ख़राब हो जाते हैं, हफ्ता ख़राब हो जाता है, वो आता नहीं डॉक्टर के पास और उसकी वजह से उसका इलाज लेट हो जाता है और वो एंटीवायरल थेरेपी हम दे नहीं पाते। जब वो आता है तो हफ्ता गुजर जाता है, उसके बाद उसको पेन ज़्यादा रह जाता है। तो ये herpes जोस्टर में जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनको जल्दी से इलाज लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बचपन में जो माता निकल आती है वो उसके लिए भी झाड़ा जूड़ा हमने देखा है, गांव वगैरह में झाड़ा लगवा लो माता ठीक हो जाएगी, इस तरह की भी कुछ मिथ्स वगैरह होते हैं और पता नहीं लोग कहते हैं उसे ठीक भी हो गई, या फलाने जोड़ में नहा लो वहाँ की मिट्टी ऐसी है उससे ठीक हो जाएगी, काफ़ी सारी स्किन की ऐसी डिजीज़ है, ये कितना साइंटिफिक है? देखिए, जो चिकन पॉक्स की बात कर रहे थे आप, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ इन आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, उसमें एंटीवायरल थेरेपी देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। मान लिया चिकन पॉक्स का पेशेंट है, उसको फीवर चल रहा है, तो हमें फीवर के लिए क्रोसिन, पैरासिटामोल वगैरह देनी पड़ेगी। इसको इचिंग है तो इचिंग की दवाई देनी पड़ेगी। हम उसकी जो वायरल की जो पैथोलॉजी है, वायरल का जो अंदर कारण है, हम उसको नहीं छेड़ रहे, हम उसको इलाज ही नहीं दे रहे। हम भी उसी ढंग से चल रहे हैं कि ये स्वतः ही अपने आप हमारा बॉडी रेजिस्टेंस है वो उस चिकन पॉक्स को ठीक कर देगा। उसके विपरीत गांव के लोग हैं या कोई भी आदमी सोचता है ये नहीं, ये तुम झाड़े से ठीक हो जाएगी। वो झाड़े ने नहीं ठीक किया उसको, झाड़े का इसमें कोई रोल नहीं है। वो सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है, सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है, वो ठीक होना ही है उसने। वो कहते 3 बार झाड़ा लगवा लो गैप के बाद, नो ऐसा अपने आप ही ठीक होती है वो। उसने अपने आप ठीक होना है 2 वीक्स में, 2 वीक्स 3 वीक्स अपने आप ठीक होना है, झाड़े ने नहीं ठीक किया उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी साइंस ने दवाई बनाई है कि हमारा चेहरा हरदम ही चमकदार रहे और झुर्रियाँ ना पड़े, पिगमेंटेशन ना हो, ऐसा कुछ है? ज़्यादा पानी पीने से कुछ फ़र्क पड़ता है? स्किन पे हनी लगाने से, दही लगाने से, मक्खन लगाने से कुछ फ़र्क पड़ता है? नो, ज़्यादा पानी पीने से ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा चेहरा चमकदार हो जाएगा और हम ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात आपने दही लगाने की या घी लगाने की, तो इनका कोई लाभ नहीं है। जस्ट अपना फ्रीक्वेंट फेस वॉश करें, सिंपल प्लेन वाटर से वॉश करें और स्किन फेस वॉश आते हैं, क्लींजर्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। और जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे, सनस्क्रीनिंग क्रीम्स एंड लोशंस आते हैं, उनका इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब डाई वगैरह यूज़ करनी चाहिए? डाई से भी कई बार आंखों पे भी असर आ जाता है, स्किन पे आपने कहा पिगमेंटेशन भी हो जाती है, डाई को अवॉइड करना चाहिए? ये डिपेंड करता है। मान लिया कोई पेशेंट है, उसको डाई लगाने से उसको कोई एलर्जी नहीं है, तो उसको कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को डाई इस्तेमाल करने से उसको रिएक्शन होती है, उसको एलर्जी है। डाई लगाई और अगले दिन उसको सारे शरीर में पानी आने लग जाता है, खुजली होती है और तकलीफ़ होती है। तो उसके साथ साथ आँखों पे सोजन आ जाती है, कईयों तो आँखें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ऐसे पेशेंट को हम मना कर देते हैं, आपने आगे से डाई नहीं लगानी, बिकॉज यू आर एलर्जिक टू डाई। क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है पीपीडी से उसको एलर्जी है, तो वो सूट नहीं करेगी। लेकिन पेशेंट फिर वही गलती करता है, साल 6 महीने तो नहीं लगाएगा, साल बाद फिर कहेगा डॉक्टर साहब मैंने दोबारा लगा ली, घर में मैरिज थी, बच्चे कहने लगे ये डाई तो फॉरेन कंट्री से आई है, ये बढ़िया वाली डाई है, ये एलर्जी नहीं करेगी। वो बस लालच में और उस डाई को लगा लेता है, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो सच काइंड ऑफ पेशेंट दे आर एलर्जिक टू डाई, तो
तो उनको डाई कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, 2 मेरे आखिरी के सवाल हैं। क्या जो बाथिंग सोप है, क्या वो जो चेहरे पे, पूरे शरीर पे एक ही बाथिंग सोप यूज़ करें, या चेहरे पे अलग हो, प्राइवेट पार्ट्स को अलग हो, बाकी बॉडी के लिए? आप क्या सजेस्ट करते हो? एक ही बाथिंग सोप काफ़ी पूरे शरीर के लिए? यस, एक ही बाथिंग सोप इज़ सफिशिएंट। क्या वो एक दूसरे का यूज़ कर सकते हैं? जैसे मना करते हैं कि भाई दूसरे का बाथिंग सोप मत यूज़ करो, उसकी स्किन की डिजीज़ आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब अगर घर में सभी एक ही बाथिंग सोप यूज़ कर सकते हैं? सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूज़ कर सकते हैं। यस, और पहले वाले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो मुल्तानी का यूज़ करते थे, क्या वो सेफ है? सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे एक बीमारी होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस, उसमें पेशेंट को अत्यधिक खुजली होती है, स्किन ड्राई होती है, उसमें हम कहते हैं भी पेशेंट को आपने सोप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। लेकिन पेशेंट कहता है नहीं सर, कुछ तो बताओ लगाने के लिए, कुछ तो बताओ लगाने के लिए। तो हम उनको कह देते हैं भी तुम मुल्तानी से नहा सकते हो, और तुम दही का, बेसन का इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि पेशेंट वांट्स बी समथिंग टू बी अप्लाइड। इफ साबुन मना कर दिया तो मेरी स्किन क्लीन कैसे होगी? तो ही नीड समथिंग, तो उसको हम फिर कह देते हैं मुल्तानी लगाओ। प्लेसिबो इफेक्ट देने के। प्लेसिबो इफेक्ट यू कैन से। हाँ, हाँ। अच्छा, ये डिओड्रेंट वगैरह यूज़ करने चाहिए? डिओड्रेंट मार्केट में बहुत सारे हैं, खुशबूदार हैं, परफ्यूम यूज़ करना क्या ये सेफ है डॉक्टर साहब? हाँ, सेफ है, डिओड्रेंट यूज किया जा सकता है। यदि स्किन के ऊपर यूज़ करना चाहिए या कपड़ों पे लगाना चाहिए? डायरेक्ट स्किन पे यूज़ कर सकते हैं? सकता है, डायरेक्ट स्किन पे भी कर लो, कपड़ों पे भी कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। यदि उसको एलर्जी नहीं है तो द पर्सन कैन यूज इट। जी, तो डॉक्टर साहब आज आपसे वाक़ई में बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और बहुत ही वैल्युएबल टिप्स जो हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को स्किन से रिलेटेड आज मिली। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।